Now in this video we'll do other topics. ये टॉपिक्स हैं फैक्ट्स फॉर प्रिलिम्स के ये क्योंकि मेंस वाले टॉपिक्स ख़त्म हो चुके हैं। अब प्रिलिम्स के टॉपिक्स शुरू होते हैं। तो अभी हम कुछ टॉपिक्स करेंगे GS 1 के। इसमें पहला टॉपिक जो है वो आर्ट एंड कल्चर का है। पहला टॉपिक है मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क। इसके पहले पैराग्राफ के अंदर ये बताया गया है कि मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क जो है वो दिल्ली में है एंड इट इज़ मोस्ट हिस्टोरिकली रिच एंड सिग्निफिकेंट एरियाज़ में से है एक। एंड ये जो है ये 1000 साल पहले से यहाँ पर है। सो इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बस यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ। मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क ओवरव्यू ये है क्या, ये बना कब था? ये बना था 11th सेंचुरी के अंदर। सेकंड इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय, इसको बहुत सारे राजाओं ने, महाराजाओं ने, या जो मुगल्स थे उन सब ने, कईयों ने मिलकर बनाया था। तो तोमर राजपूत्स थे, खिलजीज, तुगलक्स, लोदीज, मुगल्स एंड इवन द ब्रिटिश, उन सब ने, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पार्ट सब अपना उसमें इम्प्रूवमेंट के नाम पर डालते गए थे। लोकेशन ये है कहाँ पर? अगर आप लोग दिल्ली से हैं या दिल्ली के बारे में जानते हैं तो इट इज़ इन साउथ दिल्ली, जहाँ पर कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार का जो साउथ दिल्ली का जो मेहरौली एरिया है वहाँ पर कुतुब मीनार है, ये वहीं पर है। एंड कुतुब कॉम्प्लेक्स एडजेसेंट टू कुतुब मीनार एंड कुतुब कॉम्प्लेक्स, तो वहीं पर है। कुतुब कॉम्प्लेक्स जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो दिस इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने यहाँ स्टार मार्क कर दिया है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है इसमें से? कुतुब कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ आर्किटेक्चर। पहला है लोधी एंड मुगल इन्फ्लुएंस। मॉन्यूमेंट्स लाइक, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, गलत प्रोनाउंस करूँ तो सॉरी। मॉन्यूमेंट्स लाइक जमाली कमाली मॉस्क एंड टॉम्ब शोकेस अ ब्लेंड ऑफ लोधी एंड मुगल आर्किटेक्चरल स्टाइल्स। यहाँ पर एक ये जो मुगल एंड लोधी इन्फ्लुएंस है, इसका जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो जमाली कमाली मॉस्क एंड टॉम में देखा जा सकता है। सो मैंने ये साइड में इसलिए लिखा है ताकि ये नाम याद रहे, क्योंकि अंदर हाईलाइट किया है, अंडरलाइन किया है, तो कई बार नज़र से थोड़ा सा रह जाता है कि लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जमाली कमाली मॉस्क एंड टॉम्ब जो है वहाँ पर लोधी एंड मुगल इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंट मॉन्यूमेंट्स। टॉम्ब ऑफ बलबन 1200 ये 1287 में था, बना था। इट कंटेन्स इंडियाज़ फर्स्ट ट्रू आर्क एंड डोम। यहाँ पर आर्क एंड डोम कैसा दिखता है ना, सपोज़ ये एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, बस मैं यहाँ पर ये बता रही हूँ कि आर्क एंड डोम का कैसा होता है ना। यहाँ पर ये जिस ऐसे करके ये बने होते हैं ना, ये इस तरीके से आर्क एंड डोम का बना होता है। ये यहाँ पर इंडिया का सबसे पहला आर्क एंड डोम यहाँ पर था, टॉम्ब ऑफ बलबन में। जमाली कमाली मॉस्क एंड टोम 1526 से 1535 में ये बना है। ये 16th सेंचुरी का मॉन्यूमेंट है विच शोज द ट्रांजिशन फ्रॉम लोधी टू मुगल आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स। तो यहाँ पर पहले लोधियों ने इसको बनाना शुरू किया था, फिर ये मुगल्स ने बनाया, तो ये दोनों का है। राजों की बावली। बावली क्या होती है ना, इट इज़ अ स्टेप वेल। जैसे आप बावलीज ऐसे होती हैं जिसमें सीढ़ियाँ होती हैं और नीचे थोड़ा पानी का सा होता है। तो अ स्टेप वेल रिफ्लेक्टिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स इन हिस्टोरिकल दिल्ली। तो हिस्टोरिकली जो ये लोदीज मुगल्स वगैरह थे, इनके टाइम पर भी वाटर मैनेजमेंट के सिस्टम्स थे, तो ये बावलियाँ बना देते थे उसके लिए। गंधक की बावली एंड कुली खान टॉम्ब। Further examples of this design employed during various reigns, particularly during the late Mughal period. This is not important. गंधक की बावली एंड कुली खान टॉम्ब, ये भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत सारे राजाओं महाराजाओं ने बनाई थी, लेकिन ये है कि पर्टिकुलरली इसको ज़्यादा मुगल पीरियड में बनाया गया था। ब्रिटिश एरा स्ट्रक्चर्स। The park also contains remnants of British colonial era, showcasing a wide timeline of Delhi's history. मतलब ये इतना टाइम लेके यहाँ पर इन लोगों ने
इम्प्रूवमेंट्स के नाम पर, मॉडर्नाइज करने के नाम पर, इसको और अच्छा सा बनाने के नाम पर करते गए कि ये लोदीज़ वगैरह, खिलजीज़ एंड तुगलक्स एंड तोमर्स, राजपूत्स से लेकर, मुग़ल से लेकर ब्रिटिश तक, इतने टाइम तक का, क्योंकि यहाँ पर रेमनेंट्स मिलते हैं ब्रिटिश हिस्ट्री के भी. नेक्स्ट इज न्यू इंक्लूजन टू क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस. मराठी, पाली, प्राकृत, असमीस एंड बंगाली, इन लैंग्वेजेस को भी क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस देने की बात की है. ये इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी लैंग्वेजेस हैं ये. अबाउट क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस क्राइटेरिया. हिस्टोरिकल एंटिक्विटी. जो लैंग्वेज है ना, उसकी एक डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री होनी चाहिए, कम से कम 1500 से 2000 साल पुरानी. डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री मतलब लिखित रूप में लिखी हुई. 1500 से 2000 साल पुरानी उसकी अपनी एक डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री होनी चाहिए उस भाषा की. देन इज कल्चरल हेरिटेज. It should have a body of ancient literature that is regarded as a cultural heritage. जैसे अगर हम तमिल लें तो तमिल संगम्स लिखे गए थे, पोएम्स, पोइट्रीज वगैरह लिखी गई, बहुत सारी उसकी तो है. कन्नड़ हो गई, बहुत सारी ऐसी भाषा. मैं वो एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रही हूँ. तो ऐसे कुछ होनी चाहिए, उसकी एक एंशंट लिटरेचर होना चाहिए. Literary tradition. The language should have an original literary tradition not borrowed from any other community. तो it should have original literary tradition. अगर मैं कहूँ फॉर एग्जाम्पल हरियाणवी को ये क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इसकी खुद की कोई डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री नहीं है 1500 से 2000 साल पुरानी. इट इज़ अ डायलेक्ट ऑफ हिंदी. तो it does not have its original literary tradition because it is a dialect of Hindi. इसका कोई ओरिजिनल लिटरेरी ट्रेडिशन नहीं है. इट इज़ बोरोड फ्रॉम हिंदी. तो इस वजह से इसको नहीं मिल सकता. ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रही हूँ आपको. डिस्टिंक्टनेस. देयर शुड बी अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन द क्लासिकल लैंग्वेज एंड इट्स लेटर फॉर्म्स. जो क्लासिकल लैंग्वेज जैसे तमिल है, तमिल सिर्फ तमिल है. तमिल के कोई ऐसे नहीं है कि उसके अंदर भी और भी भाषाएं हैं. उसकी कोई लेटर फॉर्म्स नहीं है. तमिल इज़ तमिल. सो ऐसे कोई अलग अलग नहीं होना चाहिए. और अगर कुछ है तो देयर शुड बी अ क्लियर डिफरेंस. ऐसा नहीं कि कुछ शब्द सिर्फ चेंज करती है, नया डायलेक्ट उसका बना दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए. अभी कौन कौन सी भाषाएं हैं जिनको क्लासिकल लैंग्वेज कहा जाता है. तमिल सबसे पहली भाषा है. तमिल जिसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला था 2004 में. तमिल. उसके अगले साल 2005 में दिया गया था संस्कृत को. पहले तमिल फिर संस्कृत आई है, ये याद रखने वाली चीज़ है. फिर 2008 में 2 भाषाओं को दिया गया, तेलुगु एंड कन्नड़. कन्नड़ है या कन्नड़ा, आई डोंट नो, बट आई कॉल इट एज कन्नड़. तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में दिया गया. फिर 2013 में मिला है मलयालम को, जो कि केरल की भाषा है. कई लोग इस चीज़ में भी कंफ्यूज होते हैं, तेलुगु कहाँ की है, ये मलयालम कहाँ की है. तेलुगु है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना साइड की. कन्नड़ है कर्नाटका की एंड मलयालम है केरल की. एंड फिर 2014 में मिला है ओडिया को, जो कि उड़ीसा की भाषा है. तो ये 6 भाषाएं थी. अब इनमें और भाषाओं को ऐड करने का कहा है, मराठी, पाली, प्राकृत, असमीस एंड बंगाली को. बेनिफिट्स क्या हैं अगर कोई भी भाषा, किसी भी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिल जाता है, तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं. पहला है इंटरनेशनल अवार्ड्स. उसमें 2 मेजर इंटरनेशनल अवार्ड्स आर कन्फर्ड एनुअली. हर साल 2 इंटरनेशनल अवार्ड्स मिलते हैं फॉर स्कॉलर्स ऑफ एमिनेंस. सपोज मैं हूँ तमिल में, फॉर एग्जांपल, चलो मैं संस्कृत का एग्जांपल लेती हूँ. मैं संस्कृत भाषा जानती हूँ. इफ़ आई एम अ वेरी गुड स्कॉलर ऑफ एमिनेंस, लाइक बहुत अच्छी स्कॉलर हूँ उसमें, मुझे बहुत परफेक्टली आती है, तो मेरे किसी ना किसी काम के लिए मुझे इंटरनेशनल अवार्ड मिल सकता है, क्योंकि मैं जिस भाषा से संबंधित हूँ
रिलेटेड हूँ वो है संस्कृत। संस्कृत क्या है? क्लासिकल लैंग्वेज है। अगर मैं हरियाणवी से हूँ तो मुझे नहीं मिलेगा क्योंकि वो क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, द गवर्नमेंट एस्टैब्लिशेस अ डेडिकेटेड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्टडीज़। इन क्लासिकल लैंग्वेजेस के लिए गवर्नमेंट, सरकार क्या करती है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाती है। हम देखते हैं ना, खैर वो तो एग्जाम्पल ठीक नहीं रहेगा, सॉरी। जो सरकार है वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाती है अलग से इन भाषाओं के लिए। प्रमोशन एंड रिसर्च, इनके लिए सरकार जो है ग्रांट्स या फंड्स देती है टू प्रमोट द स्टडी, रिसर्च एंड डिसेमिनेशन, उसको और बढ़ाने के लिए ऑफ दीज क्लासिकल लैंग्वेजेस। Educational support. Programs are established in universities and institutes to support academic activities इन भाषाओं के लिए। तो यूनिवर्सिटीज़ में इनके लिए होते हैं कोर्सेज, अलग से होते हैं, इंस्टीट्यूट्स होते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। द नेक्स्ट इज़ पिल बॉक्स। पिल बॉक्स जो है, पिल बॉक्स क्या है? ये जो पहला पैराग्राफ है ये मैं बताती हूँ। ये है मॉनसून, सॉरी, इसके अंदर ये दिया गया है, वर्ल्ड वॉर टू जब हुआ था तब ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, विशाखापट्टनम, वहाँ पर पोर्ट है क्योंकि, तो वहाँ पर इन्होंने ऐसी ऐसी जगहें बनाई थी, आप देख सकते हैं ये। इसके अंदर घुसकर बाहर आप अटैक कर सकते हो। ये इनको नाम दिया पिल बॉक्सेस। कोई इंसान इसके अंदर जाए अपने वेपन्स को लेकर और बाहर अटैक करे, तो इंसान, ये इतने छोटे होते थे कि बाहर से इंसान साफ दिखता नहीं था, लेकिन अंदर से सब दिखता था अटैक करने के लिए। तो ये ब्रिटिशर्स ने बनाए थे वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे पिल बॉक्सेस, नाम पिल बॉक्सेस दिया था इनको, और ये बनाए थे विशाखापट्टनम में। व्हाट इज़ अ पिल बॉक्स? ये बहुत छोटे होते हैं, आप देख सकते हैं ये बहुत छोटे होते हैं। स्मॉल कंक्रीट डिफेंस स्ट्रक्चर्स, दीज आर कंक्रीट डिफेंस स्ट्रक्चर्स यूज्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। ठीक है, इक्विप्ड विद लूप होल्स, ये जो छेद छेद से हैं इनके अंदर इक्विप्ड विद लूप होल्स फॉर फायरिंग वेपन्स। डिज़ाइन नेम्ड आफ्टर अर्ली 20th सेंचुरी मेडिसिन कंटेनर्स पिल बॉक्सेस। 20th सेंचुरी में कोई मेडिसिन कंटेनर्स होते थे, डब्बे, जिनको पिल बॉक्सेस कहा जाता था। पिल्स क्या होती हैं? छोटी छोटी टैबलेट्स, उनको रखने के लिए बॉक्सेस, तो पिल बॉक्सेस। ड्यू टू देयर कॉम्पैक्ट सर्कुलर डिज़ाइन। फॉर्मेशन, ये बनाए कब गए थे? बिल्ट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान ब्रिटिशर्स ने विशाखापट्टनम में ये बनाए थे टू प्रोटेक्ट द सिटीज़ नेवल बेस एंड डीप हार्बर। मतलब वो विशाखापट्टनम इज़ अ पोर्ट, तो वहाँ पर उसको बचाने के लिए। स्ट्रैटेजिक प्लेसमेंट, पोजिशनड अलोंग द कोस्ट लाइन, कोस्ट लाइन के साथ ही है ये, वहीं पर है। टू डिफेंड अगेंस्ट पोटेंशियल इन्वेजन्स बाय एक्सिस फोर्सेस, पर्टिकुलरली फ्रॉम जापानीज सबमरीन्स एंड एयरक्राफ्ट्स। यूजेस, डिफेंस, डिफेंस में हेल्प करता है, कोस्टल प्रोटेक्शन में ही हेल्प करता है। लेगेसी, दीज पिल बॉक्सेस आर रेलिक्स ऑफ विशाखापट्टनम्स रोल एज अ क्रूशियल नेवल बेस ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। तो इट इज़ अ लेगेसी कि हाँ ये अभी भी वहाँ पर हैं, इसका मतलब विशाखापट्टनम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है उस टाइम पर। देन नेक्स्ट कम्स इज अ टॉपिक फ्रॉम ज्योग्राफी, आइसोस्टैटिक रीबाउंड। इसके अंदर ये बताया है कि जो माउंट एवरेस्ट है वो, उसकी जो ऊंचाई है वो बढ़ रही है, 15 से लेके 50 मीटर वो टॉल हो गया है। जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा ही लंबा हो रहा है वो। और ये हुआ क्यों है? इट इज़ ड्यू टू द इरोजन कॉज्ड बाय अरुण रिवर विच हेल्प्स पुश द पीक अपवर्ड्स बाय अप टू 2 मिलीमीटर एनुअली। तो ये अरुण रिवर के द्वारा जो इरोजन किया हुआ है उसकी वजह से हो रहा है। मोर अबाउट दिस स्टडी, आइसोस्टैटिक रीबाउंड, ये होता क्या है? द रिडक्शन ऑफ लैंड मास इन द अरुण रिवर बेसिन leads to isostatic rebound, where the Earth's crust rises due to diminished surface weight
अकेन टू अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट एडजस्टिंग व्हेन द वेट इज रिमूव्ड। इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी अगर सरफेस है उसके ऊपर पहले तो देखो कोई बहुत ज़्यादा वेट है किसी भी चीज़ का, सेडिमेंट्स हो गए या लैंड मास हो गया या कुछ बना हुआ हो, तो उस ज़मीन के ऊपर बहुत या उस टेरेन के ऊपर कहें या उस सरफेस के ऊपर बहुत वेट होता है, ठीक है। लेकिन जब वो वेट हट जाता है, जब वो वेट हट जाता है तो वो एकदम से एक होता है ना कि थोड़ा सा, अगर हम अपनी भाषा में बात करें तो एकदम से उसको एकदम थोड़ा सा फील फ्री सा होता है, मतलब फ्री सा फील होता है कि हाँ, सांस, लंबी सांस आती है कि हाँ मेरे ऊपर से ये वज़न हट गया है, तो वो थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है। तो इसी तरीके से वो सरफेस भी थोड़ा सा उठ जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर से जो सरफेस वेट था वो कम हो गया है। तो यहाँ पर यही बात बताया गया है कि रिडक्शन ऑफ लैंड मास, जो अरुण रिवर बेसिन जो है, अरुण रिवर का जो है, उसमें जो लैंड मास है उसको वो हटा है, वो कम हो गया है क्योंकि इरोजन हुआ है इस रिवर के द्वारा। तो इसकी वजह से ये जो हाइट है वो थोड़ी बढ़ी है। Impact on neighboring peaks. The isostatic rebound affects other Himalayan peaks also like Lhotse and Makalu. ये हैं वहाँ पर, तो इनको इन पर भी असर आया है, ये भी थोड़ा सा बढ़ गई हैं, ये भी थोड़ी सी टॉल हुई हैं। Himalayan uplift. Everest has been rising due to the collision of Indian and Eurasian plates for 50 million years. The Arun River's erosion adds an extra boost to this process. मैं ये बताती हूँ कि इसका क्या मतलब है कि जो हम हिमालयन रिवर्स देखते हैं ना, सॉरी हिमालयन माउंटेन्स देखते हैं, वो इसके अंदर ये है, ये इंडियन प्लेट है और ये यूरेशियन प्लेट है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रही थी। दीज आर कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, क्योंकि ये ओशियानिक प्लेट्स नहीं है। ओशियानिक प्लेट्स जैसे पैसिफिक हो गई, ये ओशियानिक प्लेट्स हैं। ये कॉन्टिनेंटल है, ये एक दूसरे की तरफ बढ़ रही थी, ये कोलाइड करी, एक दूसरे से जाके कोलाइड कर गई। तो ये जब एक दूसरे के ऊपर ऐसे ऐसे चढ़ने लगी ना कि आई एम मोर पावरफुल, आई एम मोर पावरफुल करके, तो यहाँ पर देखा गया, यहाँ पर हिमालयन माउंटेन्स बन गए, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं। तो जब कपड़ा कोई भी ऐसे होता है, कुछ भी होता है, तो यहाँ पे सिकुड़ जाता है ना, तो ऐसे इकट्ठा हो जाता है, ये ऐसे बनता जाता है, तो ऐसे इकट्ठा हो गया। तो ये एक तो ये ऑलरेडी 50 मिलियन ईयर्स पहले ऐसे हुआ था, ऊपर से ये अरुण रिवर ने और इसको बड़ा कर दिया है। तो यहाँ पर जो ये लॉत्से, मकालू और माउंट एवरेस्ट हैं, यहाँ पर ये इनकी हाइट बढ़ रही है। Then comes is about isostatic rebound. It is also called post-glacial rebound or glacial isostasy. These words are so uh, typical and technical in pronunciation. It is the gradual rise of Earth's crust after the removal of heavy weight, such as ice sheets or eroded land masses. Again, the same thing. अगर किसी भी सपोज अर्थ क्रस्ट है, उसके ऊपर अगर बहुत सारे लैंड मास, आइस शीट्स, ग्लेशियर्स या बहुत सारे चीज़ें ऐसी हो, एकदम से जब वो हट जाए तो वो अर्थ की जो क्रस्ट है वो भी तो लंबी सांस लेगी, तो वो भी थोड़ा सा बढ़ गई, ऊपर को उठ गई कि चलो मेरे ऊपर से जो चीज़ मुझे दबा रही थी, जो चीज़ें, जो वेट मुझे दबा रहा था वो हट गया, अब मैं ऊपर उठ सकती हूँ। दिस फिनोमिना अकर्स ड्यू टू अर्थ्स लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर के अंदर क्या क्या आता है? क्रस्ट एंड अपर मैंटल, दिस इज इंपॉर्टेंट, बिहेविंग इलास्टिकली ओवर टाइम। जो ये है ना, ये जो अर्थ लिथोस्फेयर वगैरह, ये बहुत इलास्टिक होते हैं, बहुत ज़्यादा, कि मतलब कि अगर इनके ऊपर से वेट हट गया तो दे विल रिएक्ट, कम हो जाएंगे, दब जाएंगे या बढ़ जाएंगे या एक्सपैंड हो जाएंगे, कुछ ना कुछ होता है। दीज आर इलास्टिक। When heavy loads like glaciers depress the Earth's surface, their melting or erosion leads to the land rebounding or rising as the weight is removed. यहाँ ये बात, सेम बात की गई है, अर्थ के सरफेस पर जब ग्लेशियर्स या कोई भी हैवी लोड रखा जाएगा, सपोज ग्लेशियर्स है, ग्लेशियर्स अभी तो बहुत हैवी होते हैं वो,
जब वो अर्थ के सरफेस पर रखे हैं तो वो बहुत हैवी फील करवा रहे हैं अर्थ के क्रस्ट को या अर्थ के सरफेस को, कि वो दब रहा है, वो नीचे दबा रहा है। ये जो ग्लेशियर्स है वो अर्थ के सरफेस को दबा रहे हैं। लेकिन जब वो ग्लेशियर्स मेल्ट करते हैं या वो हटते हैं, इरोड होते हैं हवा से या पानी की वजह से, या वो पानी के फॉर्म में आ जाते हैं मेल्ट होकर, तो वो पानी की अगर फॉर्म में आ गए या इरोड हो गए, मतलब बहुत तेज़ हवा चली उसकी वजह से उसकी कुछ 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 लेयर्स करके वो हटते जा रहे हैं या वो पूरी तरीके से हट रहे हैं, तो वो हट जाते हैं ना जब, और अगर पानी की फॉर्म में है तो वो बह कर चले जाएंगे, तो वो जो हैवी लोड था वो थोड़ा लाइट होता जाएगा, है ना। अब वो जो लाइट होता जाएगा वो एक टाइम पर जब हट जाएगा तो फिर उसकी वजह से जो सरफेस है वो रीबाउंड होकर, वो जो सरफेस लैंड है वो रीबाउंड हो जाएगा। रीबाउंड होने का मतलब है वापस उलट कर वापस वैसे ही आना। पहले सपोज ये सरफेस है तो ये यहाँ पर हैवी वेट था, यहाँ पर था हैवी वेट, ठीक है, तो ये दब रहा था। लेकिन जब ये हैवी वेट हटा तो ये जो है ना ये हट गया, तो ये वापस अपने एक्चुअल पोजीशन में आ गया। और एक्चुअल पोजीशन में ऐसे आया कि वो कुछ टाइम बाद ना जब ज़्यादा ही हट जाएगा तो हल्का हल्का ऐसे राइज करने लग जाता है, ठीक है। दिस प्रोसेस टेक्स thousands of years and continues even after the glaciers have disappeared. तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो रीबाउंड होने की प्रोसेस है, ये बहुत सालों तक चलती है। इवन आफ्टर, तब तक भी जब तक पूरा ग्लेशियर्स ख़त्म भी हो जाएंगे ना, तब भी ये चलता रहेगा। प्रोसेस एंड इम्पॉर्टेंस, ये थोड़ा सा ही है बस। एंड आफ्टर दैट अरुण रिवर। पहला पॉइंट है फोर्स। इसके अंदर ये कहा गया है कि जो अर्थ की क्रस्ट है ना, इट बिहेव्स लाइक अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड। जैसे किसी लिक्विड पर कोई फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट हो, कोई चीज़ हो जो पानी में तैर रही हो, ठीक है। तो जब उसके ऊपर कोई हैवी लोड रखा जाएगा, आइस शीट या इरोडेड रॉक्स या ग्लेशियर्स या कुछ भी रखा जाएगा, और जब उसको फिर हटा दिया जाएगा, मतलब रखा हुआ है वो दब रहा है, लेकिन जब उस हैवी लोड को हटा दिया जाएगा, देन द क्रस्ट, जो अर्थ का क्रस्ट है, इट रीबाउंड्स, इट बाउंसेस बैक अपवर्ड्स टू रिस्पॉन्स टू द डिक्रीज इन प्रेशर। इट इज़ द सेम थिंग कि प्रेशर अब हट गया है, दबाव हट गया है, आई कैन लाइक बी फ्री, तो इट बाउंसेस बैक, वो एक बैलेंस कर देता है हर चीज़ को, अपनी एक्चुअल पोजिशन में आता है एंड वो अपवर्ड भी चला जाता है। Geography. It is particularly significant in areas once covered by massive ice sheets like Scandinavia and Canada. तो ये ज़्यादातर वहाँ पर ज़्यादा होता है जहाँ पर in those areas which were covered by massive ice sheets like Scandinavia and Canada. Importance. It helps maintain the height of mountains and other elevated landforms, compensating for erosion by lifting the land. जिन ये हेल्प किस चीज़ में करता है कि जैसे सपोज़ कोई माउंटेन्स है, वो ऊपर से ना बहुत इरोड होते जाते हैं, साइड से भी इरोड होते हैं। साइड से इरोड कैसे होते हैं? ये वाटर की वजह से, सपोज़ वहाँ से कोई रिवर जा रही है ऊपर से नीचे, तो वो इरोड करते हुए जाएगी नीचे, तो वो इरोजन हो जाता है वाटर की वजह से। ऊपर से इरोड होती रहती है हवा की वजह से, विंड स्पीड की वजह से, तो वो इरोड होते रहते हैं। तो ये क्या हेल्प करते हैं कि उसकी वजह से, इस इरोड होने की वजह से उसका साइज़ जो है ना छोटा पतला होता जाता है। तो ये चीज़ जो है ये हेल्प करती है उसको थोड़ा सा वापस उस हाइट पर जाने के लिए, क्योंकि ये ऊपर को उठा देती है। अरुण रिवर, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द तिब्बत ऑटोनमस रीजन ऑफ चाइना। तो इसका ओरिजिन यहाँ से होता है। It flows through Tibet and Nepal before joining the Saptkoshi River in Nepal, which later merges with Ganga in India. तो इसका बहुत अच्छा रूट है ये। पहले तो तिब्बत, इट फ्लोज थ्रू तिब्बत से आती है, ठीक है, तिब्बत ऑटोनमस रीजन ऑफ चाइना से आती है नेपाल में। नेपाल में आके सप्तकोशी रिवर जो है नेपाल में, उससे मिल जाती है। फिर वो जो सप्तकोशी रिवर है जिसके अंदर ये रिवर अरुण रिवर मिली, वो रिवर इंडिया के अंदर इंडिया के अंदर एंटर करती है और गंगा में मिल जाती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं नेपाल में बरुण रिवर एंड सनखोवा रिवर, ये दोनों ही नेपाल में है। इंडिया, ऑल्दो द अरुण रिवर डज नॉट directly flow through India, it indirectly influences the
फ्लोज ऑफ रिवर्स दैट कंट्रीब्यूट टू गंगा रिवर बेसिन इन नदर्न इंडिया। ये इंडिया के अंदर एंटर एज अरुण रिवर नहीं करती। अरुण रिवर के नाम से ये इंडिया में एंटर नहीं करती। ये नेपाल में, ये जो अरुण रिवर है ये नेपाल में सप्तकोशी रिवर से मिल जाती है। और ये सप्तकोशी रिवर जो जिसके अंदर अरुण रिवर मिली है नेपाल में, वो इंडिया में एंटर करती है और गंगा में मिल जाती है। तो इनडायरेक्टली अरुण रिवर है, उसका पानी तो है, उस अरुण रिवर का पानी सप्तकोशी रिवर में आया, जिसका पानी गंगा रिवर में आया, और इनडायरेक्टली ये इन्फ्लुएंस करती है गंगा रिवर बेसिन को। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में अगले टॉपिक्स के साथ मिलते हैं। थैंक यू।